अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा टॉपिक नेक्स्ट लेंजेस लॉ है। लेंजेस लॉ असल में हमें बताएगा, जो हमने फैराडे लॉ पढ़ा और मोशनल ईएमएफ का टॉपिक, उसमें नेगेटिव साइन क्यों आया था। लेंजेस लॉ ने उस नेगेटिव साइन की रीज़न बतानी है। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन है वो अपने काज को अपोज करेगी। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट विल अपोज इट्स काज। ये लेंजेस लॉ कहता है कि करंट जब भी इंड्यूस बनेगा तो वो इस तरह बनेगा कि वो जिसने उसको पैदा किया है उसको वो अपोज करे। हमेशा ऐसा होता है। तो इसके लिए हम दो एग्ज़ाम्पल्स डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम्पल नंबर 1 ये है, वही जो आपने मोशनल ईएमएफ के टॉपिक में डायग्राम बनाई थी वो मैं बनाने लगा हूँ। ये एक रॉड मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। हम जब इस रॉड को इस तरफ पुल करते हैं, यानी ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, पुल करेंगे तो हमने मोशनल ईएमएफ के टॉपिक में पढ़ा कि इसके अंदर जो चार्ज है वो ऊपर जाना शुरू हो जाता है। ये फ्लो ऑफ करंट का बायस बनता है। अच्छा, अब हम रीज़न देखने लगे हैं कि करंट का ऊपर ही जाना क्यों ज़रूरी था। लेंजेस ने कहा कि करंट इसलिए ऊपर जाता है क्योंकि करंट अगर ऊपर जाए तो ये इस पुल को अपोज करेगा। कैसे अपोज करेगा भाई? आपने ये टॉपिक चैप्टर 14 में पढ़ा है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर के फार्मूले को अगर मैं लिखता हूँ तो F इज़ इक्वल टू I टाइम्स L क्रॉस B, ये फार्मूला है। इसमें अगर इस मैग्नेटिक फोर्स की आप डायरेक्शन देखना चाहो, राइट हैंड रूल के मुताबिक राइट हैंड की फिंगर्स को L यानी करंट की तरफ रखना था। ये करंट और L की सेम डायरेक्शन है, अपवर्ड। और मैग्नेटिक फील्ड मैंने क्रॉस से शो किया, वो इन टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड है। यानी अगर आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को ये देखें ना, ये करंट के क्रॉस रख के ऐसे मुट्ठी बंद करोगे तो थंब आपका लेफ़्ट की तरफ है, इस तरफ। तो इस तरफ मैग्नेटिक फोर्स लगनी है इस कंडक्टर पर। ये फोर्स अपोज करेगी आपके पुल को, यानी आपके पुल के अगेंस्ट है ये फोर्स। तो इसलिए करंट ऊपर गया था ताकि मैग्नेटिक फोर्स इधर लगे और पुल को अपोज किया जा सके। अगर करंट को हम नीचे शो कर लेते तो फिर फोर्स भी इधर ही लगनी थी। अगर करंट को सपोज हम नीचे सपोज करते हैं, ये वही डायग्राम मैंने बनाई। अब देखो, मैं इधर पुल करता हूँ तो फ़र्ज़ करें थोड़ी देर के लिए सपोज कर लेते हैं कि करंट नीचे है। अगर करंट नीचे होगा तो अब राइट हैंड रूल के मुताबिक जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो इस तरफ को निकलेगी। इसका मतलब है जब हम इस तरफ पुल करें तो मैग्नेट भी इस तरफ फोर्स लगाएगा। तो फिर तो हम पुल ना भी करें, मैग्नेट फोर्स लगा रहा है, तो मैग्नेट की फोर्स की वजह से ये इधर मूव करता रहेगा रॉड और करंट पैदा होता रहेगा। यानी बगैर इनपुट दिए मैग्नेट ही इसको मूव करवाएगा और मैग्नेट ही करंट प्रोड्यूस करवा देगा। ये सेल्फ परपेचुअल सिस्टम बन जाएगा, जो कि नामुमकिन है। ये पॉसिबल नहीं है कि बगैर इनपुट दिए करंट ही पैदा होता जा रहा है। तो इसलिए ऊपर वाला केस ही पॉसिबल है। दूसरी एग्ज़ाम्पल है कि फ़र्ज़ करो यहाँ पर मैं एक रिंग बनाता हूँ। ये देखिए, मैंने एक स्प्रिंग टाइप मटेरियल बना दिया। इसके सामने यहाँ पर एक मैग्नेट रखते हैं और मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं बेशुमार। ये उन फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है। जब आप इसको टू वर्ल्ड्स कॉइल पुश करोगे तो अब लेंजेस लॉ ये कहता है कि करंट इसमें इस तरह बनेगा कि वो इस पुश को अपोज करे। और वो कैसे पॉसिबल है? देखो, ये नॉर्थ पोल है, इसको अपोज किया जाना होगा तो इधर भी फिर नॉर्थ पोल ही बनेगा। और नॉर्थ पोल में करंट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलता है। यानी इस साइड पर अगर आप करंट को एंटी क्लॉकवाइज करना चाहते हैं तो वो ये डायरेक्शन होगी करंट की।
अब ये एंटी क्लॉकवाइज कैसे है, देखो ये करंट ना यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ से ऊपर जा रहा है और फिर बैक से होकर नीचे आ रहा है, ऐसे घूम रहा है करंट, ये एंटी क्लॉकवाइज। या इसको हम ऐसे देख लेते हैं ना कि करंट यहाँ से ऐसे ऊपर जा रहा है, ये इधर नीचे से घूमकर ऊपर आ रहा है, फिर यहाँ से नीचे से घूमकर इधर ऊपर आ रहा है। तो आप सिर्फ ये देख लें, करंट जहाँ से ऊपर आ रहा है उस डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करो तो थंब इस तरफ है, थंब इंडिकेट्स द नॉर्थ पोल। इसका मतलब ये था कि इधर नॉर्थ पोल तभी बन सकता था जब ये वाली करंट की डायरेक्शन रखें और ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को अपोज करेगा। तो ये करंट की जो डायरेक्शन थी ये इस पुश ने डिसाइड की। जब आप इसको पुश करते हो मैग्नेट को, तो करंट ऊपर जाएगा ताकि ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ को अपोज कर सके। जब आप इसको पुल करोगे, सेम कॉइल मैं दोबारा बना देता हूँ, ये है गैल्वेनोमीटर, इसके साथ अटैच कर देते हैं और अब की बार ये नॉर्थ पोल को पुल करते हैं वापस इस तरफ। तो अब इस जगह पर साउथ पोल बनेगा। जब आप पुल करोगे, साउथ बनाने के लिए करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट करना पड़ेगी। तो करंट की डायरेक्शन पुश और पुल पर डिपेंड करेगी जो कि इसको बनाने वाले हैं। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में हम एक डायग्राम बनाते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। ये मैंने दो कॉइल्स बनाई हैं, इस कॉइल को सेकेंडरी कॉइल और इसको प्राइमरी कॉइल बोलेंगे। प्राइमरी कॉइल में एक रियोस्टेट और एक बैटरी लगी है और ये स्विच एस है। जैसे ही हम स्विच एस को क्लोज़ करते हैं, करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करने की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा होंगी, क्योंकि ये सोलेनॉइड बना हुआ है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से दूसरी कॉइल में से भी गुजरेंगी। तो जब दूसरी कॉइल में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरती हैं तो इस दूसरी कॉइल यानी सेकेंडरी कॉइल में करंट पैदा हो जाएगा या ईएमएफ पैदा हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं सेकेंडरी कॉइल का जो ईएमएफ है उसको ईएस कह दिया, प्राइमरी कॉइल के करंट को आईपी कह दिया। जब आप प्राइमरी कॉइल का करंट आईपी चेंज करोगे, कैसे, रियोस्टेट से, रियोस्टेट की रेजिस्टेंस कम ज़्यादा करेंगे ना, तो ये करंट कम ज़्यादा होगा। प्राइमरी कॉइल का करंट चेंज करने से सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो ये प्रोसेस म्यूचुअल इंडक्शन है। प्राइमरी कॉइल का करंट चेंज करने से सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ का बन जाना, ये म्यूचुअल इंडक्शन है। ये कंप्लीट डेफिनेशन हो जाएगी, प्रोसेस इन विच चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल इंड्यूसेस ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। यूजिंग फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ सेकेंडरी कॉइल पर अप्लाई करेंगे। ES विल बी इक्वल टू माइनस NS डेल्टा फाई S ओवर डेल्टा T। ये सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका फार्मूला है। इसमें थोड़ी सी तरतीब चेंज करेंगे। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, माइनस डेल्टा को शुरू में लिख लूँ तो NS फाई S ओवर डेल्टा T, ये फार्मूला बन जाएगा। इसको फार्मूला नंबर 1 कह देते हैं। ये एक्सपेरिमेंटली नोट किया गया कि जो प्राइमरी कॉइल का करंट है वो सेकेंडरी कॉइल के फ्लक्स को चेंज कर देगा। अब यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल के एक टर्न का फ्लक्स होता है NS। मैं इधर लिख देता हूँ, फ्लक्स ऑफ वन टर्न ऑफ सेकेंडरी वो है फाई S। फ्लक्स ऑफ N टर्न्स वो हो जाएगा NS फाई S। ये जो फ्लक्स है ना, ये डिपेंड करता है प्राइमरी कॉइल के करंट पर। इसको मैं लिखने लगा हूँ NS फाई S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IP। ये फैक्ट है जी, ये आपने नोट प्रैक्टिकली करना है कि सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्राइमरी कॉइल के करंट के। अगर आप इस प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करते हो, NS फाई S इज़ इक्वल टू MIP,
ये जो एम है इसका नाम है म्यूचुअल इंडक्टेंस। टॉपिक का नाम था म्यूचुअल इंडक्शन और ये एम कांस्टेंट जो आया ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये वाली वैल्यू आपने यहाँ पर, वैसे बुक में ये भी मेंशन है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ये मैं इसके बाद आपको बता देता हूँ। पहले मैं ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूँ। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करते हैं तो आंसर बन जाएगा ई एस विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा। आगे जो एन एस फाई एस था उसकी जगह आपने ये वाला लिख देना है एम आई पी। अब इस डेल्टा को दोबारा आप आगे ब्रैकेट में शिफ्ट करते हैं तो ये करंट के साथ जाएगा, क्योंकि एम तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, माइनस एम डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी। ये जो ईएमएफ इंड्यूस का फार्मूला आया है ये म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ है। आपने इस टॉपिक में ये वाला फार्मूला ड्राइव करना है और उसके साथ आपने फिर ये एक तो बता देना है नेगेटिव का मतलब क्या है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल विल अपोज डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी। जिस तरह हम पहले भी कहते हैं राइट और लेफ़्ट साइड में एक एक चीज़ अपोज कर रही है अपने आप को, इसलिए एम पैदा हुआ। अब इस एम को ख़त्म कर देंगे। अब यहाँ से एम किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, डिपेंडेंस ऑफ एम म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये डिपेंड करती है नंबर 1 नंबर ऑफ टर्न्स एन पर, नंबर 2 एरिया ऑफ कॉइल, नंबर 3 कोर मटेरियल कोर मटेरियल का मतलब है कि जो आपने स्प्रिंग ऊपर ड्रा किए हैं उनके अंदर कौन सा मटेरियल पड़ा हुआ है। स्प्रिंग के अंदर ये अगर मटेरियल आप कोई रख दोगे तो फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस चेंज हो जाएगी। चौथा है क्लोजनेस ऑफ कॉइल्स जितनी क्लोज होंगी उतना ही म्यूचुअल इंडक्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद डेफिनेशन इसकी करेंगे। डेफिनेशन में इस फार्मूले में से एम को अगर सेपरेट कर लो, नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दो, क्योंकि उसका मतलब तो सिर्फ ये है कि ई एस और डेल्टा आई पी डेल्टा टी अपोज करेंगे। एम को सेपरेट करोगे तो ये ई एस डिवाइडेड बाय डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी, ये फार्मूला बनेगा। यही इसकी डेफिनेशन है। रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल, ये हम यहाँ पर लिख देंगे जी। रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल इज़ कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये इंडक्टेंस की डेफिनेशन और है, इंडक्शन की और है। लास्ट पर इसका यूनिट बताएंगे। ऐसे यूनिट अगर लिखना चाहते हैं तो इसी फार्मूले के तहत देखें, ई एस वोल्टेज इसका वोल्ट यूनिट है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, डिवाइडेड बाय करंट का एम्पियर, उसके नीचे डिनोमिनेटर में फिर टाइम है सेकंड सबसे ऊपर आ जाएगा, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, इसको कहते हैं हेनरी। तो इसका ऐसे यूनिट है हेनरी। हेनरी को भी डिफाइन करना है। हेनरी की डेफिनेशन के लिए देखें, अगर ये जो फार्मूला लिखा था ई एस ओवर डेल्टा आई पी बाई डेल्टा टी इज़ इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का आंसर 1 हेनरी कब होगा ये आपने लिखना है, तो डेफिनेशन पूरी हो जाएगी। इसका आंसर 1 हेनरी उस वक्त होगा जब 1 एम्पियर पर सेकंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल हो और 1 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस हो जाए सेकेंडरी कॉइल में। तो ये दो कंडीशंस है। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज़ 1 हेनरी if rate of change of current of 1 ampere per second induces EMF of 1 volt in the secondary coil. म्यूचुअल इंडक्टेंस इज़ 1 हेनरी। मैं ये डेफिनेशन लिख देता हूँ जी। ये डेफिनेशन है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज़ 1 हेनरी if rate of change of current of 1 ampere per second in primary coil induces 1 volt EMF in secondary coil। ये डेफिनेशन के साथ लेक्चर ख़त्म। ओवर। अल्लाह हाफिज़।